गुड मॉर्निंग। कौन से स्कूल आ चुके हैं? शालीमार बाग और गौतमपुरी। कैमरा ऑन कर लो अगर पॉसिबल है तो, और नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट मुझे चैट में लिख के बता दो कि मैम हम लोग आ चुके हैं क्लास में। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑन हो गया कैमरा? चलो शुक्र है। बेटा लंच ख़त्म नहीं हुआ क्या? लंच टाइम तो ओवर हो चुका है ना? अगर कैमरा करने में प्रॉब्लम है तो बंद भी रख सकते हो, पर एटलीस्ट मुझे चैट में बताते जाना कि लिख लिया है, नहीं लिखा है, समझ आ गया, नहीं समझ आया, तो मुझे चैट में लिखते जाना, ठीक है। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास ये कुछ रिएक्शन के टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या है हमारे पास? स्लो रिएक्शंस, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो काफ़ी टाइम लेती हैं कंप्लीट होने के लिए, जैसे एग्जांपल है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन का, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शंस, जैसे एग्जांपल है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है? अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे होता है? N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो एक मॉडरेट रिएक्शन है, मतलब एक मॉडरेट फॉर्म में, या ऐसा हम कह सकते हैं कि इसमें ना कम टाइम लगता है ना ज़्यादा टाइम लगता है, पर एक मॉडरेट टाइम लगता है इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। थर्ड है फास्ट रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होता है, सॉल्ट बनता है, तो उसमें वो जो रिएक्शंस होती हैं बहुत फास्ट होती हैं, ठीक है। अगली टाइप है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स के बेसिस पे हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन। एलिमेंट्री को हम सिंगल स्टेप रिएक्शन ही बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस यानी कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस, ठीक है। तो एलिमेंट्री का मतलब है वो रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएं, उसको बोलेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री। और दूसरी वो रिएक्शंस होती है जिनको मल्टीपल स्टेप्स चाहिए होते हैं कंप्लीट होने के लिए, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वो पढ़ा रही हूँ। हमारे पास पहला टॉपिक है रेट लॉ एक्सप्रेशन का। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अभी रिसेंटली एक जेई के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, उन्होंने एक रिएक्शन लिख के दी थी और बोला था इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा, बस थोड़ी सी वो जो इक्वेशन थी वो थोड़ी सी टफ उन्होंने बना के दे दी थी। अदरवाइज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, बस वो थोड़े मिलते जुलते ऑप्शन थे, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो देखो, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते कैसे हम लोग? अगर हमें कोई भी एक रिएक्शन दे रखी है, केमिकल रिएक्शन, ये मैं एक जनरल फॉर्म लिख रही हूँ रिएक्शन की, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या लिखना है? मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इक्विलिब्रियम नहीं मानते, ठीक है। तो ये मेरे क्या है? रिएक्टेंट्स, और ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस टू द पावर स्टोकियोमेट्री नंबर। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रेस टू द पावर स्टोकियोमेट्री नंबर की, तो जो स्टोकियोमेट्री नंबर है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस गिवन होंगी, उसके ऊपर जो उसका सब्सक्रिप्ट होता है उसको बोलते हैं उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर हमें सिंपल रिएक्शन दी है तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि a प्लस बी करा तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो भी यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज़ गिवन हो, जैसे मान लो इस यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y है, ठीक है। इसकी पावर x, इसकी पावर y, तो x प्लस वाई को करोगे तो ही तुम्हारा क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा।
तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्शन, ठीक है। एक्स का मतलब है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, और वाई का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अब डायरेक्टली क्या साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है के, ये हो जाएगा ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, और इस के को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो भी तुम्हारे यहाँ स्टोकियोमेट्री नंबर हो, जो भी मतलब पावर हो, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे हमने ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है, तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है, रिएक्टेंट्स हमेशा हमेशा डिसअपियर होते हैं और प्रोडक्ट्स हमेशा अपीयर होते हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ये पूछेंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स बताओ या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स हमेशा डिसअपियर होंगे और प्रोडक्ट्स हमेशा अपीयर होते हैं, ठीक है। जब भी डिसअपियरेंस के लिए लिखोगे, मतलब रिएक्टेंट्स के लिए रेट लिखोगे, तो हमेशा उसको माइनस साइन से डिनोट करना है, और जो रेट ऑफ अपीयरेंस होगा उसको हमेशा प्लस साइन से डिनोट करना है, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए मुझे रेट लिखना है तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगा हमारा, रेट इज इक्वल्स टू, जो भी यहाँ पे स्टोकियोमेट्री नंबर होता है वो 1 अपॉन की फॉर्म में चला जाता है, और फॉर्मूला क्या है, रेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्टोकियोमेट्री नंबर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ए अपॉन डी टी। तो ये हमारा बनेगा 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ऐसे ही बी के लिए अगर लिखना है तो -1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी। ये तो हो गया हमारा ए और बी का डिसअपियरेंस का। अगर मुझे यही क्या लिखना है, रेट प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा +1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू प्लस डी डी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे नीचे 1 अपॉन डी से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इतने से टर्म को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इतने से पार्ट को बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, और इसको भी बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। और अगर डिवाइड कर दो कि स्टोकियोमेट्री नंबर से तो वो बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास है हाउ इज़ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट। इस अंडरलाइन प्रोडक्ट के लिए हमें रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द अंडरलाइन रिएक्टेंट। इससे और इन दोनों का बीच का रिलेशन लिखना है, ठीक है। तो पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रही हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसके लिए लिखेंगे -1 अपॉन 1 डी बी आर ओ 3 माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 है स्टोकियोमेट्रिक नंबर तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 5 डी बी आर माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस में जाएंगे, H2 होगा नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ ब्रोमीन के लिए लिख रहे हैं, तो 1/3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन डी टी, ठीक है। अब उन्होंने बोला था रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या मतलब हुआ, सिर्फ इतना पार्ट लिखना है मुझे, ठीक है। ये हमें रिलेट कराना है किससे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अंडरलाइंड रिएक्टेंट, अंडरलाइंड रिएक्टेंट यानी कि Br-। तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की। तो ये क्या होगा, इन दोनों को आपस में इक्वल रखो, ये 3 इधर भेज दो तो ये हो जाएगा -3/5 डी बी आर माइनस अपॉन डी टी। तो ये आ गई हमारी एक रिलेशन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, ठीक है। तो इसको पहले लिख लो, पहले ये सब लिखो और फिर ये रेट लॉ एक्सप्रेशन और फिर ये क्वेश्चन लिखो।
SOSEINA कॉलोनी, ये क्या चला रखा है तुम लोगों ने? हैं, ब्लर क्यों कर रखी है स्क्रीन? या तो स्क्रीन हटा दो बिल्कुल ही, या फिर ढंग से कर दो। पर ये अलग अलग थीम देके तो, पानी वाला थीम दे दिया तुमने। हैं, INA कॉलोनी, बेटा थीम चेंज कर लो। चेंज कर दूं स्लाइड? क्वेश्चन लिख लो ये वाला। चेंज कर दूं नेक्स्ट क्वेश्चन?
अगला देखो, नेक्स्ट है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 इन द रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन दे रखी है 2SO2 प्लस O2 गिव 2SO3। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, तो पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं, रेट लिखते हैं 1/2/dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा +1/2/dt। तो हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है SO2 का, कितना है 1.28 इंटू 10⁻⁻1/2 इंटू 1.28 इंटू 10⁻⁻3। और वो बोल रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालो SO3 का, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल क्या करें, इसको सॉल्व करके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 1.28 इंटू 10⁻⁻3। यही आ गया हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 का। ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को। चेंज कर दूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें है फॉर अ रिएक्शन 2A प्लस बी गिव प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है 2A प्लस बी गिव प्रोडक्ट्स। वो बोल रहे हैं डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इंक्रीजेज द रेट बाय अ फैक्टर ऑफ 8। तो रेट जो है तो किसके इक्वल होगा, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। वो बोल रहे हैं अगर तुमने डबल कर दिया कॉन्सेंट्रेशन, ये 2A हो चुकी है, ये 2B हो चुकी है, तो जो रेट है वो 8 टाइम्स हो गया है। मान लो इसका रेट R1 था, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। ठीक है, एंड डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अलोन डबल्स द रेट। तो अगर हम सिर्फ, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, अगर हम सिर्फ ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, मतलब ये 2B कर दी हमने, तो बोल रहे हैं कि जो रेट है वो 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करती हूँ, ऊपर वाली है ना, तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, जब मैंने यहाँ पे 2B करा तो जो मेरा रेट है वो 2 टाइम्स हो चुका है ना, यानी कि मेरे ये जो y की वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 हो गया तो 2 2 ज़ा 4, 4 बाहर निकल के आएगा, तो मतलब रेट जो था वो 4 टाइम्स बढ़ना चाहिए था। तो पहले मैंने यहाँ 1 रखा, 1 रख रही हूँ, तो ये सेटिस्फाई हो रही है मेरी रिलेशन, है ना। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। ठीक है, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो अगर y 1 है, ठीक है, तो एक तो 2 ये बाहर निकल के आया रेट से, और दूसरा हमारा क्या निकल के आएगा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूँ, मुझे चाहिए टोटल 8 बाहर चाहिए, तो 8 बाहर कैसे निकल के आएगा, ये तो बाहर निकल के आया 2। ठीक है, टोटल 8 चाहिए, तो मतलब यहाँ से मुझे 4 चाहिए, 4 का मतलब हो गया x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ से 2 आनी चाहिए। तो x आ गया 2 और y आ चुका है 1। ठीक है, तो क्या दे रखा था, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 2 और बी की पावर 1। लिख लो इसको।
लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख लो। आगे करें, चेंज कर दूं? अरे एटलीस्ट कमेंट में मुझे बताते जाओ कि मैम लिख लिया है, नहीं लिखा है, या जो भी है। आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि अगर मेरे पास रेट है, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर सम कर दो पावर का, रिएक्टेंट्स की जो भी कॉन्सेंट्रेशन की पावर दे रखी है उसका सम कर दो तो ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें ऑर्डर के वैल्यूज़ की, तो ऑर्डर जो है वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और डेसिमल में भी हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है, अगर बात करें ऑर्डर की किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जैसे अगर मेरी रिएक्शन थी ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ स्टोकियोमेट्री नंबर के। तो यानी कि ए प्लस बी कर दोगे तो तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, और अगर यही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हो गए। ऑर्डर, जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो सम कर दो पावर का, वो ऑर्डर है। ऑर्डर ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल कुछ भी हो सकता है। तीसरी चीज़, ऑर्डर सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सम कर दो तुम कोफिशिएंट्स का, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का, तो वो उसकी ऑर्डर कहलाएगा। और अगर यही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उस केस में जो भी उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो डिसाइड करता है उसका ऑर्डर। ठीक है, तो ये लिख लो पॉइंट्स।
आगे देखो, नेक्स्ट ऑर्डर हो गया, इसके बाद है मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट्री प्रोसेस में, तो उसका सम कर दो तो वो कहलाएगा हमारा मॉलिक्यूलैरिटी। जैसे अभी हमने रिएक्शन लिखी थी, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। तो यहाँ पे ए के ए एटम्स हैं और बी के बी एटम्स हैं। तो जितने भी एटम्स या आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट्री प्रोसेस के लिए, वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए, ऑर्डर जो होता है वो इक्वल होता है मॉलिक्यूलैरिटी के। यानी कि दोनों ही किसके इक्वल होंगे, ए प्लस बी के, ठीक है। और अगर यही बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ऑर्डर क्या होता था कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिसाइड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं होती, मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, तो मॉलिक्यूलैरिटी, अच्छा दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट क्या है हमारे पास कि मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमेशा क्या होगा, कुछ एटम्स या आयंस कंबाइन करेंगे तभी प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ नेगेटिव में कोई रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, हमेशा रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे तभी प्रोडक्ट्स बनेगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसको लिख लो, फिर आगे रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ। अगर कोई भी तुम्हें क्वेश्चन दे दे जहाँ पे वो तुम्हें यूनिट लिख के दे दें और वो बोलें कि बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। तो एक तो मैं उसके थ्रू डायरेक्ट बताऊंगी, और दूसरा मैं ये बताऊंगी कि यूनिट को देखकर, मतलब यूनिट को देखकर तुम ऑर्डर कैसे बताओगे। दो मेथड में बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, पहला मेथड है हमारे पास कि जो के की यूनिट होती है उसको ऐसे याद रखना है, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 पर सेकेंड, ठीक है। बस इस चीज़ को याद रखना है। अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें अगर यूनिट दे रखी है तो इसके साथ इक्वेट करो और ऑर्डर निकालो, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले तो यूनिट निकालनी है के की, ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, ये के का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए यूनिट निकालनी है रेट कांस्टेंट की, तो क्या करो, बस इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू चेंज करते जाओ। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये बन जाएगा मोल की पावर 1 - 1, लीटर की पावर 1 - 1 पर सेकेंड। तो ये बन जाएगा मोल की पावर 0 मतलब 1, लीटर की पावर 0 मतलब 1, यानी कि यूनिट बन गई पर सेकेंड।
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है पर सेकेंड, ठीक है। अगला देखो, अगर है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू रखो 2, तो हो जाएगा मोल की पावर 1 - 2 मतलब -1, 2 - 1 यानी कि 1 पर सेकेंड। तो ये आ गई यूनिट सेकेंड ऑर्डर के लिए। ऐसे ही हम जीरो ऑर्डर के लिए लिख सकते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट हो जाएगी मोल की पावर, यहाँ पे रखेंगे 0 तो 1 - 0 यानी कि 1, लीटर की पावर में n-1 मतलब 0 - 1, तो हो जाएगा -1 पर सेकेंड। ये हो गई हमारी यूनिट किसके लिए? ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। रेट की क्या यूनिट होती है? रेट का भी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूनिट मोल पर लीटर और टाइम के लिए सेकेंड, तो यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट है हमारे किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। और रेट कांस्टेंट के लिए अलग अलग रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। अब अगर तुम्हें जैसे ये दे रखा हो, मान लो तुम्हें ये यूनिट दे रखी हो रेट कांस्टेंट की, तुम्हें उससे देख के ये बताना है कि रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। मान लो उन्होंने तुम्हें लिख के दे दिया के की यूनिट है पर सेकेंड, ठीक है। अब तुम्हें याद नहीं है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो उसके लिए क्या करना है, ट्रिक याद रखनी है। लीटर की पावर में 1 + 1 ऐड कर दो, लीटर की पावर में +1 कर दो, मतलब यहाँ पे तो लीटर है ही नहीं, ठीक है। लीटर नहीं है इसका मतलब यहाँ पे एल की पावर 0 होगा, है ना, कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे, तो मतलब लीटर की पावर 0 लिख सकती हूँ मैं। तो अगर लीटर की पावर 0 है तो लीटर की पावर में 1 ऐड कर दो, 0 + 1 कितना हो गया? 1। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमें ये यूनिट दे रखी थी मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1, एस की पावर -1, तो अगर यहाँ से मुझे ऑर्डर निकालना है, अगर तुम्हें ये यूनिट दे रखी है और ऑर्डर निकालना है, तो लीटर की पावर में +1 कर दो, -1 + 1 कितना हो गया? 0। तो यानी कि कौन सा ऑर्डर हो गया है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर को देखते हैं। तो अगर लीटर की पावर 1 था, +1 करो, 2 बन गया, तो यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर यूनिट दे रखी है तो लीटर की पावर में +1 करो, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर लिख पाओगे। अगर तुम्हें सिंपल दे रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और यूनिट लिखनी है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करो और उसके थ्रू यूनिट लिख लो, ठीक है। तो ये लिख लो। अभी मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखवाऊंगी जिसके थ्रू तुम ऑर्डर या हाफ लाइफ वो सब लिख पाओगे। तो एक जनरल फॉर्मूला रहेगा कि ऑर्डर कुछ भी आ जाए, फिफ्थ ऑर्डर पूछ लें, टेंथ ऑर्डर पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, तो उसके लिए एक जनरल रिएक्शन मैं बाद में लिखवाऊंगी, ठीक है।
चेंज कर रही हूँ मैं स्लाइड। लिख लिया है आपने? चेंज कर दूँ? अब एक एक करके सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। तो पहला है इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ किसका? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड लॉ कैसे लिखेंगे? हमारे पास एक रिएक्शन लेते हैं, ए है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है। इनिशियली मान लेते हैं, इनिशियली जब टाइम ज़ीरो था तो उस टाइम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी, ठीक है। और बी तो होगा नहीं, प्रोडक्ट तो बना नहीं है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इसमें से कुछ एक्स अमाउंट चला गया, ठीक है। तो अगर एक्स अमाउंट चला गया है तो ये एक्स अमाउंट बनेगा, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना होगा? ये ए नॉट माइनस एक्स, और ये कितना बनेगा? एक्स। मैं इस ए नॉट माइनस एक्स, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको मैं इक्वल मान रही हूँ ए टी के, ठीक है। ए टी का मतलब है टी टाइम पे इतना रिमेनिंग अमाउंट है ए का, ठीक है। ए नॉट है इनिशियल अमाउंट ए का, और टी टाइम के बाद इतना अमाउंट ए का रह चुका है, ठीक है। अब अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना है तो रेट किसके इक्वल होता है? रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एक्स, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो यानी कि वन, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, मतलब ये आया रेट इज इक्वल्स टू के, ठीक है। अब अगर मुझे रेट लिखना है ए के लिए तो रेट कैसे लिखेंगे? माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्टोकियोमेट्रिक नंबर कुछ भी नहीं है तो वन ही आएगा। अब डी टी को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस डी ए इज इक्वल्स टू के डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ये इंटीग्रेशन होगा, तो ये हमारा क्या आएगा? ए निकल के आएगा बाहर, यानी कि माइनस ए, और इसको मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ ए टी से लेकर ए ज़ीरो तक, सॉरी ए ज़ीरो से ए टी तक, ठीक है। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तक इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ। सेम यहाँ पे ये हो जाएगा, अरे इसको क्या हो गया, सेम ये क्या हो जाएगा? के इंटीग्रेशन करोगे dt का तो t बाहर आएगा, और ये इंटीग्रेट कर रहे हैं हम ज़ीरो से लेकर t टाइम तक। इनिशियल टाइम था ज़ीरो, फाइनल टाइम था t, ठीक है। उसके बाद देखो ये कितना, ये क्या हो जाएगा? माइनस ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी। तो ये हमारी फाइनल रिलेशन बन गई है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ग्राफ पूछे जाते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास रिलेशन है ए नॉट माइनस ए टी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस रिमेनिंग इज इक्वल्स टू के टी। अगर ग्राफ पूछ लें ए टी वर्सेस टाइम का, मतलब रिमेनिंग अमाउंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो इस इक्वेशन को रिलेट कराना है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको देखो, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए नॉट
मुझे ए टी जो है वो वाई की फॉर्म में चाहिए, तो हम ए टी को यहीं रखेंगे। तो ये हो जाएगा ए टी, यहीं रखते हैं। ये काम करते हैं, ए टी को इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है मेरा, ये इंटरसेप्ट है, प्लस में है जो कि, और स्लोप m की वैल्यू क्या है, माइनस की, तो स्लोप मेरा नेगेटिव में है, यानी कि ग्राफ कुछ लीनियर जाएगा पर डिक्रीज करेगा, क्योंकि स्लोप माइनस में है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। और इसका स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप इक्वल है ये हमारा, सॉरी, इंटरसेप्ट हमारा इक्वल है ए नॉट के, ठीक है। और स्लोप हमारा एम किसके इक्वल है, माइनस के। तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसके लिए, रिमेनिंग अमाउंट वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। तो इसको लिख लो जीरो ऑर्डर को। अगर लिख नहीं रहे हो तो एटलीस्ट याद हो जाना चाहिए साथ साथ। आगे करते हैं इसकी हाफ लाइफ के बारे में। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिस पे रिएक्टेंट 50% कंज्यूम हो चुका है, वो उसी कहलाती है हाफ टाइम, हाफ लाइफ, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, ए नॉट मतलब ए ज़ीरो माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस रिमेनिंग इज इक्वल्स टू के टी। अब हाफ लाइफ का मतलब है वो टाइम जिस पे रिएक्टेंट 50% रिमेन्ड है या 50% कंज्यूम हो चुका है, तो इसको हम लिखेंगे के, और टी हमारा बन जाएगा टी हाफ, और ये क्या है ए नॉट माइनस ए टी जो है, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो क्या हो चुका है, इनिशियल के 50% हो चुका है, मतलब ए नॉट बाय टू हो चुका है। तो इसको यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये ए नॉट अपॉन टू। तो यहाँ से के टी हाफ आ गया ये, और टी हाफ क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन टू के। तो अगर हमें ग्राफ बनाना है, अगर हमें ग्राफ बनाना है टी हाफ वर्सेस ए नॉट का, तो y मेरा है टी हाफ, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है मतलब ज़ीरो है, y मेरा टी हाफ है, और x मेरा क्या है, ए नॉट है। तो यानी कि m की वैल्यू क्या होगी, 1/2 के। तो यानी कि जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाएगा,
इंक्रीज करेगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, और ज़ीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि इंटरसेप्ट ज़ीरो है। तो स्लोप हो गया 1/2k। ठीक है, लिख लो इसको भी। आगे करें। नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद है 100% कंप्लीशन टाइम। तो 100% कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या होता है कि जब पूरा जो हमारा रिएक्टेंट था वो 100% कंज्यूम हो गया है, तो मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ज़ीरो है। तो हमारे पास इक्वेशन थी A0 माइनस AT इज इक्वल्स टू 2k, यही था ना, इक्वल्स टू KT। अब 100% कंप्लीशन टाइम का मतलब हो गया AT हमारा ज़ीरो हो चुका है, तो ये बन जाएगा A0 माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू K इंटू T 100% का। तो यहाँ से हमारा T 100% क्या आ जाएगा, A0 अपॉन K। ठीक है, अगर अब मैं इस इक्वेशन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से, तो ये क्या बन जाएगा A0 मतलब 2A0 अपॉन 2K। ठीक है, अगर मैं हाफ लाइफ वाली रिलेशन को देखूं तो यहाँ पे A0 अपॉन 2K क्या है, T हाफ है, तो मैं A0 अपॉन 2K को लिख सकती हूँ T हाफ। तो यानी कि T 100% किसके इक्वल हो चुका है, 2T हाफ के इक्वल हो चुका है। ठीक है, जैसे अगर मान लो उन्होंने क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया कि हमारा कोई एक रिएक्टेंट है A जो कि 50% कंप्लीट हो रहा है, मान लो A जो है वो A0 बाय मतलब A जो है वो 50% हमारा कंप्लीट हुआ है, और इसके लिए मान लो टाइम है 10 मिनट का। ठीक है, तो A 50% कंप्लीट हो गया, उसके बाद A 100% कंप्लीट हो रहा है, तो बताओ उसके लिए टाइम कितना होगा। तो अगर 50% कंप्लीट होने के लिए उसको टाइम लग रहा था 10 मिनट, तो 100% कंप्लीशन के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी हाफ कितना है 10 मिनट, तो यानी कि टोटल टाइम 100% कंप्लीशन के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 मिनट यानी कि 20 मिनट। ठीक है, लिख लो इसको भी।
नेक्स्ट देखते हैं 75% कंप्लीशन के लिए। तो 75% कंप्लीशन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा इनिशियल अमाउंट था वो कितना हो चुका है। जैसे अगर ए नॉट था तो अब जो हमारा रिमेनिंग है वो ए नॉट बाई 4 हो चुका है ना। 75% कंप्लीशन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट होगा ए टी वो इक्वल हो गया है ए नॉट अपॉन 4 के। तो इक्वेशन में लगाते हैं ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी। ए नॉट माइनस ए टी की जगह लिखेंगे ए नॉट बाय 4 इज इक्वल्स टू के टी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3/4 ए नॉट अपॉन के इज इक्वल्स टू टी 75% का। अब इस 4 के को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 के लिख सकती हूँ। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि ए नॉट अपॉन 2 के किसके इक्वल होता है, टी हाफ के इक्वल होता है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा टी 75% होगा है ना वो किसके इक्वल होगा 3/2 इंटू टी हाफ। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो दो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। पहला क्या था, अगर टी हाफ गिवन हो और 100% का टाइम निकालना है तो 100% के लिए हो जाएगा 2 टी हाफ। अगर तुम्हें 75% का टाइम निकालना है और टी हाफ दे रखा है तो 3/2 इंटू टी हाफ। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ते हैं। तुम लोग इसको लिखो, मैं पानी की बोतल ले आऊँ तब तक। लिख लिया है सबने, चेंज कर दूँ। आगे देखो, नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम उसी की तरह लिखेंगे जैसे जीरो ऑर्डर लिखा था। ठीक है, तो हमारे पास था ए गिव प्रोडक्ट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं। अच्छा, वहाँ पे हमने बी लिया था, ए लिया, बी लिया था, बी लिया था। ठीक है,
तो ए हमारा कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है। इनिशियली मान लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं होगी, कुछ टाइम बाद, टी टाइम के बाद इसमें से एक्स अमाउंट चला गया, इसका एक्स अमाउंट बनेगा। तो ये बचेगा कितना, ए नॉट माइनस एक्स, और ये कितना बनेगा एक्स, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये इक्वल है ए टी के, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया था सेम वैसे ही, ठीक है। अब रेट किसके इक्वल होगा, इंटू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। रेट क्या है यहाँ पे, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू के इंटू ए की पावर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए को मैं इस साइड भेज रही हूँ, डी टी को मैं उस साइड भेज रही हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू के डी टी, ठीक है। मैंने डी टी को इधर भेज दिया और ए को नीचे भेज दिया, तो ये मेरा आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन होता है एल एन ए, तो ये हो जाएगा एल एन ए, और इसको इंटीग्रेट कराएंगे हम किस लिमिट से, ए नॉट लिमिट से ए टी लिमिट तक, इज इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर आएगा और ये आ जाएगा के डी टी का इंटीग्रेशन कितना जाएगा टी, और टी को इंटीग्रेट कराना है 0 से लेकर टी टाइम तक, तो ये हो जाएगा माइनस एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी। माइनस साइन है तो इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है। या फिर चाहे तो इसको माइनस की फॉर्म में लिखे रहने दो, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, ठीक है। दोनों इक्वेशंस ठीक है। अब ये एल एन जो है ये माइनस में है, तो जब माइनस में होता है तो हम उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एल एन ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। एल एन को मैं लॉग बेस 10 की फॉर्म में चेंज करूंगी तो ये बनेगा 2.303 इंटू लॉग ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। तो अगर मुझे यहाँ से टी निकालना है या के निकालना है तो के का फॉर्मूला हो गया माइनस 1 अपॉन टी 2.303 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग ए डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी के थ्रू हम हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं, हम 75% निकाल सकते हैं। तो अलग अलग तरह से अलग अलग इसी रिएक्शन को यूज़ करके हम अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो, चेंज कर रही हूँ मैं स्लाइड। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के लिए क्या लिखा है, तुम लोग इस वाली इक्वेशन के लिए भी क्या लिख सकते हो। तो मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, एल एन लॉग के फॉर्म में लिख रही हूँ, रुको। ये हो जाएगा 1 अपॉन टी 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल्स टू के। तो एक ही इक्वेशन बन गई, एक ही इक्वेशन है, दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं,
पहले इसकी हाफ लाइफ के बारे में देखते हैं, फिर ग्राफ पढ़ेंगे बाद में। तो हाफ लाइफ क्या है कि जब हमारा रिमेनिंग अमाउंट जो था वो क्या हो जाए, 1/2 के फॉर्म में चला जाए, मतलब 50% रिमेन हो जाए, तो ए टी जो है वो A0/2 हो जाए। फॉर्मूला क्या था, k इज इक्वल्स टू 1/t 2.303 इंटू लॉग A0/AT। मैंने ये ऊपर वाला फॉर्म ले लिया है, ठीक है। अच्छा, अब A0 जो है वो A0/2 है, तो ये हो जाएगा 1/t इंटू 2.303 इंटू लॉग A0/A0/2, यानी कि A0 से A0 कैंसिल आउट, तो ये 2 पर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t इंटू 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू याद रखनी है 0.3010। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया है k इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, या फिर टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो अगर हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों की हाफ लाइफ को कंपेयर करें, तो यहाँ पे ये जो हाफ लाइफ है ये इंडिपेंडेंट है ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ थी हमारी, हाफ लाइफ में क्या आ रहा था हमारा, कहाँ गई, A0/2 के, तो यहाँ पे ये डिपेंड करी थी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। तो ज़ीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ डिपेंड करेगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती है किस पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। तो इसको ले लो, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और ये होमवर्क में भी क्वेश्चन करके लाना है। सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है इतने टाइम में, मतलब टी हाफ तुम्हें दे रखा है, हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर 100% कम्प्लीशन। तो ये याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर बता करके लाना है, ठीक है। ये होमवर्क लिख लेना, पर पहले ये लिख लो हाफ लाइफ। कर दूँ चेंज, हाफ लाइफ लिख ली सबने। अच्छा, ये क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। ठीक है, लिख लिया सबने, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू, बाय बाय।